नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही देश भर में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। हरियाणा में भी चुनाव को लेकर वार पलटवार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांग्रेस की लिस्ट को लेकर वार पलटवार शिखर पर है, तो वहीं बीजेपी जेजेपी में भी जुबानी हमले तेज हो गए हैं। चर्चा हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हरियाणा में एक तरफ राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। बीजेपी के सभी उम्मीदवार मैदान में हैं, तो कांग्रेस जल्द ही लिस्ट लाने की बात कर रही है और बीजेपी के 400 पार के नारे पर हमलावर है। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा फेक लिस्ट है। लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? अपनी जल्दी होगी। 400 पार के नारे का क्या किया जाएगा? 400 पार का नारा जिस तरह दे रखा है, तो हरियाणा की क्या बाकी है? साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ बीजेपी का ये होगा हाल। इस सूची में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से फेक है और ये पता लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि ये षड्यंत्रकारी कौन है जिसने फेक लिस्ट जारी की है। अधिकृत सूची जब भी जारी होगी आपको बता देंगे। सर फिर भी कब तक हम माने कि सर जो है, क्योंकि लंबा मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आया, कई दौर की मीटिंग हो गई है, कब तक उम्मीदवार खत्म होता हुआ नजर आएगा? सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व ने ये फैसला लेना है और वो देखेंगे कि कब सूची जारी करनी है, ये उन्हें सोचना है। और मैं समझता हूँ कि अभी कोई देरी नहीं है। 29 अप्रैल से नॉमिनेशन शुरू होने हैं, उससे पहले लिस्ट आ जाएगी। निश्चित तौर से लोगों ने प्रदेश में बदलाव का मन बना लिया है। प्रदेश में परिवर्तन, और ये बात भाजपा ने भी स्वीकार की है कि भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपना गठबंधन बदला। मगर मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों की नाराजगी केवल चेहरा बदल के दूर नहीं कर पाओगे। अब तो लोग सरकारी बदलने का काम करेंगे। आज प्रदेश के कोने कोने से परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि भाजपा की सरकार हरियाणा में जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और अब ये स्थिति है, जब हमारे कैंडिडेटों की लिस्ट आएगी तो आप लोग कहेंगे कि अब तो ये 10 की 10 आ रही है। आप भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध देख रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी देख रहे हैं पूरे प्रदेश में। उधर कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी और कांग्रेस की वायरल फेक लिस्ट को लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। आज देखिए वो मंथन कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है, हमने देखा है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे, देश ने 282 सीटें दी। 2019 के चुनाव में वो बढ़ करके 303 सीटें दी। अब देश ने ये तय किया है कि हम 400 पार सीटें देंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर के भय है कि हम किसको उतारें किसको नहीं उतारें। कोई उतरने के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं किसी को दबाव दे करके उसको मैदान में उतारने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है और मंथन चल रहा है इनका। देखिए, उनकी लिस्ट एक अभी पता लगा कि एक फर्जी लिस्ट घूमी है। साथ ही संदेश ये भी आ गया कि फर्जी है, असली है कि नकली है हमको नहीं मालूम। लेकिन इतने दिनों से उनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा आश्चर्य करने वाला विषय है कि कैसी अखिल भारतीय पार्टी, जिनके नामों की लिस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये वो सब दुनिया भर के हो रहे हैं, और उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान नहीं रखा, उनको भी निराश कर रहे हैं, जनता को भी निराश कर रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र में आमने सामने टीमें हों तभी तो कोई लोकतंत्र का आनंद है। इस बात की तो एक प्रसन्नता है कि जनता में एक मैसेज जो चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई मैदान में नहीं है, उससे हमको लाभ मिल रहा है। और हम निश्चित हैं इस बात से कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में हम लोग जीतेंगे। में कितनी भागीदारी रहेगी? 10 की 10 सीटों की भागीदारी हमारी रहेगी। पिछली बार भी 10 थी, इस बार भी 10। इस बार बल्कि अंतर ज्यादा होगा। जो पिछली बार हमारी 2 सीटें, पहली 3 सीटों के अंदर 2 हरियाणा की थी, तो इस बार हमें लगता है कि 2 से ज्यादा सीटें पहली 5 में आएंगी, ऐसा हमें अनुमान। तो उतारेंगे जब है ही नहीं, पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है,
हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है, नीचे वार्ड प्रधान है, बूथ प्रधान है, पन्ना प्रमुख है, नीचे से जाता सारा का सारा ऊपर तक। तो सर क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी है, हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बोली देगा वो ले लेगा। जाहिर है चुनावी समर में सभी दलों की दावेदारियां और एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तो सीएम नायब सिंह सैनी के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लेकर शिकायत मिलने पर जांच को लेकर दिए बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। ऐसे में देखना यह है कि चुनाव आते आते हरियाणा में किस तरह से सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। बीजेपी देखिए लगातार दावा कर रही है इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार है। एक फेक लिस्ट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसका खंडन कांग्रेस नेताओं की ओर से कर दिया गया। बीजेपी और जेजेपी के हमले भी तेज हो गए हैं। इनेलो ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी भी अपने दावे करती नजर आ रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। नेहा धवन जुड़ गई है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह ढुल प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तौर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादू वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। ढुल साहब, कितना इंतजार अभी और करना होगा? फेक लिस्ट भी वायरल हो गई, जिसको लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब वाकई ये फेक लिस्ट है या फिर किसी तरह का विरोध पार्टी के अंदर खाते हुआ कि जिसके चलते उसे वापस भी लिया जा रहा है। आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं। देखिए, फेक लिस्ट तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की तरफ से इसमें कंप्लेंट भी दी जाएगी। बाकायदा दिल्ली ने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि हम कंप्लेंट देंगे। लिस्ट जो है, हमारी विरोधी पार्टियां जो है बहुत ज्यादा दुखी हैं कि कब आए कब आए कब आए। अभी हम सुन रहे थे कुछ लोगों को, कब आए कब आए। भाई अपना काम करिए, अपना काम करके अपना प्रचार करिए। कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी भी विपक्षी पार्टी की, किसी पार्टी को। हम अपने अनुसार, हमारे समय के अनुसार कर देंगे। ना तो नोटिफाई हुआ हरियाणा में चुनाव, इस बात को बड़े अच्छे से समझें कि हरियाणा में चुनाव अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, हरियाणा में चुनाव अभी बहुत दूर है। नोटिफिकेशन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव नोटिफाई नहीं किया, तो क्या जल्दबाजी है कि हम जो है इनकी भेड़ चाल के अंदर इनके साथ साथ में जो है टिकटों को डिक्लेयर करेंगे। हम अपने अनुसार, अपने हिसाब से हम इसको कर देंगे। हमारी तरफ से रिपोर्ट जा चुकी है। अब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने देख करके उसको जारी करना, आज करे कल करे, वो अपने आप कर देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई जल्दी है नहीं। बीजेपी 1.5 महीने से जारी कर चुकी है लिस्ट। आज की जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, ठीक 1 महीना बचा के चुनाव प्रचार के लिए। और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस अभी चाहती नहीं। रोजाना तो आप लोग दिल्ली में लगभग रोजाना बैठक कर रहे हैं, बात नहीं बन पा रही ना, तभी तो लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि हम तो चर्चा मंथन मंत्रणा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा पास आए चुनाव, उसके बाद हम बैठक करें। तो आप लोग बैठक भी बैक टू बैक कई कर चुके हैं। ऐसा मैं कह रहा हूँ, जैसे इनको क्या है कि इनको तो अपने कार्यकर्ताओं को तो टिकट देनी नहीं थी। इनको तो इम्पोर्ट करके दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देनी थी। हमने देनी हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट। तो हमारे कार्यकर्ताओं की लिस्ट है लंबी। अब लंबी है तो उसके अनुसार जो है एक स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग पेज में जाते हुए उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम हमारी लिस्ट तैयार करके केंद्र को दे चुके हैं। अब उसको जारी करना है केंद्र ने। हमें जरूरत क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ नहीं करना है, किसी को बुलाना है, किसी के ऊपर किसी का दबाव डालना है। ये फॉर्मूला हिसार में तो लागू, ये वाला फॉर्मूला हिसार में तो लागू नहीं करेंगे ना आप लोग? कौन सा? बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देना कैसे? विजेंद्र सिंह की मैं बात कर रही हूँ। संभावित उम्मीदवारों में तो उनका नाम है ना ढुल साहब। आप ये कह रहे हैं इनको क्या करना है? दूसरी पार्टी से लोगों को बुलाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते। तो वो पहले कांग्रेसी है, घर वापसी हुई है। वो तो भटकर दूसरी पार्टी में गए थे, हमारी पार्टी में घर वापसी कर चुके हैं। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। उनको को कांग्रेस से बाहर नहीं देखा जा सकता। यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कांग्रेसी लोग हैं जो कि कभी भी संघ से या भारतीय जनता पार्टी से जिनका कोई लेना देना नहीं था। ये है वो लोग जो ये लेकर के आए हैं। हमारे तो बिल्कुल ठेठ जो कांग्रेसी है उनको टिकट देने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या गलत है? नेहा जी, जिस तरह के बयान आपके नेताओं के आ रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है आप लोगों को ज्यादा चिंता है कि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी। अभी तो बहुत समय है चुनाव में।
देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि विजेंद्र सिंह जी की जो है वो घर वापसी है, उनको कांग्रेस का ही माना जाना चाहिए। उस तरह से तो फिर देवीलाल जी को भी कांग्रेस का ही माना जाना चाहिए। बंसीलाल जी ने उनसे अलग होकर, कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, उनको कांग्रेस ही मानना चाहिए। ये इस तरह की बातें करते हैं जैसे कांग्रेस के अंदर कोई दाग हो ही नहीं। अगर कांग्रेस के अंदर दाग नहीं होता तो इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े नाम, इतने बड़े नेता जो जनहितैषी नेता थे, जनता के बीच से निकल कर आए थे, वो कांग्रेस को छोड़कर जाते ही नहीं। ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें वहां पर भी आप देखें तो कितने ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर अपने खुद के दलों में गए। चाहे हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, या फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया और आज वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ ही खड़े हैं। कांग्रेस को ये बात सोचनी पड़ेगी कि कहां उनकी कार्य प्रणाली में एक बदलाव आ रहा है, जिसके कारण आज उनके बूथ पर भी कार्यकर्ता नहीं खड़े हैं। और आज ये बात मैं केवल हरियाणा के लिए नहीं कह रही हूँ ज्योति जी, ये बात राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के सभी राज्यों की बात मैं कर रही हूँ कि आप अपने पत्रकारों से पूछवाइए कि बूथ पर खड़ा होने वाला कार्यकर्ता, थैला पकड़ने वाला कार्यकर्ता भी आज कांग्रेस के पास नहीं है। ये क्यों हो रहा है? इसका सिर्फ एक ही रीजन है जो हरियाणा में पिछले दिनों से नहीं, पिछले कई वर्षों से आप देखने को आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है गुटबाजी, और उसी गुटबाजी का शिकार आज हरियाणा प्रांत में फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए हैं, जिसके कारण ये फेक लिस्टें भी आ रही हैं और इतने दिनों से इनकी मंथन और बैठकें चल रही हैं, और उसी के कारण ही इन बेचारे प्रवक्ताओं को कांग्रेस की तरफ से उनकी बात को रखने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि अगर बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी तो हम क्यों करें, और हमने जो लिस्ट जारी करेंगे हम उस लिस्ट के आधार पर जीतेंगे। ये सब बातें इनकी जो है अपने आप को विश्वास दिलाने की हैं, अपने आप का ढांढस बंधाने के लिए हैं और अपना स्वयं का कंधा थपथपाने के लिए हैं। अब तो इन शब्दों से ही इनका बचाव बच गया है, इसके अलावा और कुछ इनके पास में नहीं बचा है। जनता की सोच थी कि निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चले और निष्पक्ष नौकरियां मिले। ठीक है, आप ये कह रहे हैं नेहा जी, सरकारों के साथ जब भी ठीक है, आपके उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ये कह रही है आप लोगों ने जल्दी अनाउंस कर दिए, आप लोग अब चिंता कर रहे हैं कांग्रेस की। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपके उम्मीदवारों का तो विरोध हो रहा है ना, साथ ही दूसरी पार्टियों से आप लोग नेताओं को लेकर आए, उनको आप लोगों ने टिकट दे दिया के, अपने उम्मीदवार भी नहीं थे, ये भी ढोल साहब ने कहा। देखिए, ये बात हमारी बहुत बार हो चुकी है, हर डिबेट में होती है कि जब भी कुनबा बढ़ता है तो उसे बढ़ाना चाहिए। अब मान लीजिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भाजपा से कांग्रेस में गए तो क्या कांग्रेस ने उन्हें लेने से मना कर दिया? नहीं किया। तो कोई भी सदस्य जब नया फैमिली में जुड़ता है तो उसको तो फैमिली वालों को स्वागत करना ही चाहिए। दूसरी बात, जहां तक भाजपा की प्रत्याशियों की बात है तो उन प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस को आपत्ति नहीं होगी तो किसको होगी? वो तो विपक्षी पार्टी है। विपक्षी पार्टी को तो हम किसी भी व्यक्ति को टिकट देंगे, उस व्यक्ति से इनको आपत्ति होगी ही होगी। बस शर्त है कि ये अपनी लाइन लंबी करें। इन्हें ये सोचना चाहिए कि ये स्वयं की लाइन कैसे लंबी कर सकते हैं। आज जब 2047 के विजन से इनको समस्या है तो हमारे प्रत्याशी से समस्या क्यों नहीं होगी? जब इनको 3/3 जो है इकोनॉमी बनने की बात से समस्या है तो हमारे प्रत्याशियों से समस्या क्यों नहीं होगी? आप देखिए कि जो विजन आज, जो सपना आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता को दिया है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष नौकरी की जो सपना दिया है, उस सपने से इनको समस्या है। डिजिटलाइजेशन से इनको समस्या है, इनको ट्रांसपेरेंसी से समस्या है, इनको जीएसटी से समस्या है, इनको संविधान से समस्या है, इनको सुप्रीम कोर्ट से समस्या है, इनको यहाँ की ईवीएम मशीन से समस्या है, इनको जो इलेक्शन कमीशन है उससे समस्या है। तो सभी चीजों से समस्या है, तो हमारे प्रत्याशियों से समस्या क्यों नहीं होगी? कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, आज प्रत्याशियों के नाम का नहीं, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि किस तरह से जनता के सामने वो एक स्वरूप, एक रूप, एकता में खड़े होने की बात कह सके, एक छत के नीचे सभी कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की बात कर सके। ये मंथन करना चाहिए। दूसरों पर कीचड़ उछालने की बजाय
स्वयं को कीचड़ से बचाकर रखने की बात सोचनी चाहिए। और दूसरी बात, हम हमेशा राजनीति में एक बात कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में अपनी खुद की लाइन लंबी करनी चाहिए। आज कांग्रेस को अपनी खुद की लाइन काटने नहीं, बल्कि खुद की लाइन को छोटा करने की नहीं, बल्कि खुद की लाइन को बड़ा करने की बात है। तभी जनता का भी समर्थन, जनता का भी साथ, जनता का भी विश्वास कांग्रेस के साथ में जुड़ पाएगा। इसलिए कांग्रेस को आज मंथन करने की आवश्यकता है। ज्योति जी, इनेलो को चर्चा में जोड़ रहे हैं। रेणु साहब, एक और लिस्ट आप लोगों ने जारी की है, हालांकि कोई मास लीडर के तौर पर करें या खुद के पर्सनल वोट के नाते बात करें तो कोई नाम ऐसा नहीं है जिनका अपना वोट बैंक या जनाधार है। प्लस आप लोगों को शिरोमणि अकाली दल का भी समर्थन मिला है, हरियाणा में उनका भी कोई वर्चस्व नहीं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? भाई अभय सिंह चौटाला और हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज दूसरी लिस्ट जारी करके ये दर्शाने का काम किया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही विपक्ष में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता के पार्टी के सामने डट करके चुनाव मैदान में खड़ी हुई है, और नहीं तो दूसरी कोई भी पार्टी इतनी मजबूती के साथ खड़ी नहीं हुई। दूसरी बात, आपने कहा कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है, मास लीडर नहीं है। मास लीडर तो जब इस लाइन में आते हैं तभी बनते हैं। आप देखिए, सोनीपत से रिटायर्ड आईपीएस द्रोणाचार्य अवार्डी और एक जो है ना बहुत ही सूझबूझ वाले और पढ़े लिखे इंसान है जो कि आईपीएस पद से रिटायर हुए हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। ये इनकी जो ख्याति है, जो ये प्रसिद्धि है इनकी, ये अपने आप में इनको एक मास लीडर बनाने का काम करती है, और इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सोनीपत से ये हमारे साथी बने हैं। दूसरे आप देखिए, जो हमारे सिरसा से साथी बने हैं संदीप लोट जी, उनके दादा चौधरी फकीर चंद जी 2 बार के विधायक रह चुके हैं। इनके पिताजी चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। उनका पुत्र जो एसडीओ से अपना रिटायर हुए हैं, संदीप लोट जी, जो जिसके दादा 2 बार के विधायक रह चुके हो, पिताजी चुनाव लड़ चुके हो, वो मास लीडर नहीं तो और क्या होंगे ज्योति जी, वो भी मास लीडर ही माने जाएंगे। तीसरे महाराजा नाहर सिंह के प्रपोत्र जो हमारे सुनील तेवतिया जी फरीदाबाद से कैंडिडेट बनाए हैं, आप इनको मास लीडर नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, जो एक राजा खानदान, महाराजा खानदान के पोते हैं, और वो बल्लभगढ़ के रियासत के राजा, उनके पुत्र और जो है ना फरीदाबाद से हमारे कैंडिडेट बनाए हैं, ये भी एक मास लीडर में ही आते हैं। ज्योति जी, मैं फिर दोबारा से हमारी हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ। इतने बढ़िया कैंडिडेट उतार करके मैदान में जहां सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया, मैं बार बार हमारे हाईकमान को बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत मजबूती के साथ ही चुनाव को लड़ रही है, और कम से कम ज्योति जी, आज मैं आपके चैनल पर पहले भी 1-2 बार कह चुका हूं, हम जो है कम से कम इतना जरूर मैं कहूंगा कि हम हरियाणा प्रदेश में 4 सीटें लोकसभा की जीतने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जो बात कह रही हो, ठीक है, आपका चैनल है, आप ये बात कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, ऐसे मत कहिए रेणु साहब, नहीं, ये मत कहिए, ये मत कहिए कि आपका चैनल है, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी तो नहीं कहूंगी मैं। आपने कह दिया और राजाओं के खानदान से इसलिए मास लीडर, इस बात का तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। ये लोकतंत्र है, राजा महाराजा होने से मास लीडर नहीं हो जाते। फिर भी मैंने आपकी बात को काउंटर नहीं किया, लेकिन आप ये कमेंट नहीं करेंगे कि आपका चैनल है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी जैसा कुछ भी नहीं कहा है मैंने, आप जानते हैं इस बात को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जब मैं ये कहती हूँ मास लीडर अपने नाम से पर्सनल वोट, कभी कोई चुनाव जीता है, कभी कोई मजबूती से चुनाव लड़ा है, तो बात है ना। ये आपने कह दिया अपने आप से, ठीक है मास लीडर, मैंने उसको भी काउंटर नहीं किया। उसके बाद आप ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि आप कुछ भी कह सकती हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं जो बात है तथ्यात्मक वो कह रही हूँ, आप जानते हैं। ज्योति जी, संदीप के दादाजी 2 बार के विधायक हैं, और हमारे हिंदुस्तान का ये इतिहास है ज्योति जी कि हम राज्य महाराजाओं से ही लोकतंत्र में आए हैं। उन्हीं का जो ना रियासतों को तोड़ करके हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। जनता राजा बनाती है लोकतंत्र। लड़ेंगे और कम से कम 4 सीटें जीतेंगे। आप 4 सीटों के नाम गिना दीजिए, कौन कौन सी 4 सीटें? कोई नहीं, ये आप देखो ज्योति जी, सीट नहीं बता सकता मैं, ऐसे सीट नहीं बता, पता नहीं सोनीपत की जीत जाए हम, पता नहीं कौन सी सीट पर हमारा माहौल बनेगा और जीतेंगे, लेकिन 4 सीटें हम जरूर जीतेंगे। दूसरी बात देखिए, बीजेपी का आप हाल देख लीजिए। मैं ये और बता रहा हूं ना हम क्यों जीतेंगे, मैं आपको तर्क दे रहा हूं पूर्ण रूप से। कांग्रेस पार्टी ने मैदान ही छोड़ दिया, समर्पण कर चुके हैं। इनका 10 साल मैंने
10 साल में इनका संगठन नहीं बना। अब इतने दिनों से कह रहे हैं कि आज शाम को लिस्ट आएगी, आज शाम को लिस्ट आएगी। ऐसे कहते कहते सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं। और मैंने एक बात कही थी, 29 तारीख से पहले इनकी 10 की 10 सीटें क्लियर नहीं होंगी। ये भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में खुला मैदान दे रहे हैं ताकि वो अपनी पैंठ बना सके। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल इनके बीच में आकर के खड़ी हो गई है और हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी आप हाल देख लीजिए। ये कहते कि अभी अनिल विज का स्टेटमेंट आप सुना रहे थे, ये कह रहे थे कि बूथ तक के हमारे प्रधान बने हुए हैं, विश्व की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है और 10 में से 6 कैंडिडेट बाहर से ला करके ज्वाइन करा करके उनको टिकट देने का काम करते हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। और एक कांग्रेस की लिस्ट लेट होने का कारण मैं एक और बता देता हूं आज आपके चैनल के ऊपर। जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आउट होगी उस दिन देखना कांग्रेस में कैसे भगदड़ मचेगी, कैसे इनके नेता एक तो एक जो ना इसको छोड़ छोड़ करके भागने का काम करेंगे। और ये कांग्रेस इसी डर के मारे अपनी लिस्ट जारी नहीं कर रही है। ये कह रहे हैं कि फेक लिस्ट वायरल हो रखी है। कहां से आ गई फेक लिस्ट वायरल, कैसे होगी? कहीं ना कहीं तो वो लिस्ट बनी होगी, इन्हीं के नेताओं ने बनाई होगी, लेकिन वो पब्लिक में उसका रिस्पांस ठीक नहीं मिला तो इसको फेक घोषित करने का काम कर दिया गया है। ये अपने कैंडिडेट ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। ज्योति जी, इलेक्शन क्या फाइट करेंगे, कैसे फाइट करेंगे? केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही सही तरीके से, मर्यादित तरीके से और स्वाभिमान से इलेक्शन लड़ रही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल, चलिए मैं आम आदमी पार्टी को भी चर्चा में जोड़ती हूँ। सुखबीर तंवर जी, आप आम आदमी 5 सेकंड और मैं 5 सेकंड और बस ज्योति जी प्लीज। आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी क्या मुंह लेकर के हरियाणा प्रदेश में वोट मांगेगी? एक भी वर्कर ने, एक भी कार्यकर्ता ने, पिछले 5 साल से मैं डिबेट कर रहा हूं, किसी ने मुंह भर के हरियाणा के वर्कर ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए और पंजाब को देना चाहिए। हमने बार बार कहा कि यार आप तो कह दो, कम से कम आप तो हरियाणा के वर्कर हो, आप तो कहो हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या कहते रहे, उस बात को घुमाते रहे। मोदी जी ने ये कहा था, केजरीवाल ने ये कहा था, कभी भी किसी साथी ने ये नहीं कहा कि हाँ हरियाणा का हक लेकर के रहेंगे। चलिए इनसे सवाल भी कर लेती हूँ मैं, तंवर जी। हरियाणा प्रदेश के लोगों की वोट, आपकी गठबंधन की साथी पार्टी और बड़ी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवारों का नाम अभी तक लिस्ट नहीं जारी कर पाई है। रेड्डी साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी को खुला मैदान दे रहे हैं, ये बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही क्या सुखबीर जी? आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। क्या कहेंगे सुखबीर? कांग्रेस को लेकर रेड्डी साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मदद कर रही है बीजेपी की, अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है, खुला मैदान दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो आप एक साथी पार्टी होने के नाते कैसे देख रहे हैं? आपकी जो बड़ी साथी सहयोगी पार्टी है अभी तक लिस्ट नहीं लेकर आई। देखिए ज्योति जी, इंडिया गठबंधन आज बेहद मजबूत स्थिति में है समस्त राष्ट्र में, और भारतीय जनता पार्टी को खुला मतदान बिल्कुल भी नहीं। जो विभिन्न दृष्टिकोण आए हैं पहले प्रथम चरण के चुनाव में, उससे स्वयं दृष्टिगोचर हो जाता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के उसके बाद के बयान है और सारे देश से जिस प्रकार के विषय आए हैं वो स्वयं इससे सिद्ध हो जाता है। इसलिए जहां तक हरियाणा में स्थान देने की बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो कांग्रेस के हिस्सों से देरी हो रही है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि अभी नामांकन की शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए इस सवाल का कोई विषय नहीं है। और मैं तो कहना ये भी चाहता हूँ रेड्डी साहब को कि रेड्डी साहब ने भी तो सारी पार्टियों के सारे लोकसभा क्षेत्र में भी उम्मीदवार नहीं उतारे ना। चलो ये कोई बात नहीं, मैं उस बात का कोई ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज के मुख्यमंत्री और आज के सांसद कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो विगत के 5 वर्षों में निरंतर गायब रहे, और जिस प्रकार से नया जुमला उछाला है कि हम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जांच कराएंगे, निश्चित तौर पे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ पहले 6 महीने में जिस प्रकार से आरोप उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने लगाए थे और पूरे और दूसरे लोगों ने लगाए थे, और जिस प्रकार से एसटीटी का कदम हुआ था
उससे एक बात तरीका होती है, खाने के दांत और खाने के दांत और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से उंगली दूसरी तरफ कर रही है, ये सारी की सारी उंगलियां इनकी तरफ आती है। इसके अलावा एक और बात जो शुरू में प्रोमो में आपने दिखाई, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी कह चुके हैं कि उनकी औकात क्या है उन्हें पता चल गया। अब वो निरंतर जिस प्रकार हर रोज बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपनी प्राथमिकता में कब देखना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में माननीय अनिल विज साहब पूर्व गृह मंत्री पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुके हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कुरुक्षेत्र लोकसभा की, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार में सभी अन्य प्रत्याशियों से हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी बहुत आगे हैं और कुरुक्षेत्र की जनता डॉक्टर सुशील गुप्ता को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का मन बना चुकी है। और मुझे चलिए, आपकी आवाज जिस प्रकार से आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही सुखबीर जी, फिर भी आपको जो कहना था लगभग आपका उत्तर हो चुका है। अगली राउंड में आपसे फिर से पूछते हैं। मेरा उत्तर नहीं हुआ है, आप कृपया मुझे अवसर दें। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही, फिर क्या फायदा है जब दर्शक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सुखबीर तंवर क्या रहे हैं। तो बताइए, आपको बोलते रहने दिया जाए? आप बोलते रहेंगे क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जादौन जी, कैसे देख रहे हैं आप चुनावी तैयारियों को? और जो बड़ी बात जिसका तंवर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि सीएम ने कह दिया है कि अगर कोई शिकायत, कोई एप्लीकेशन आती है तो पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ जांच भी होगी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर। तो क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनाव से ठीक पहले? नहीं, ये तो कोई ऐसा है कि सिर्फ चुनावी चाल है भारतीय जनता पार्टी की। जो पार्टी 4.5 साल सत्ता में भागीदार रही और उनके पास 11 विभाग थे, तो अगर कोई कमी थी तो फिर सरकार इतने दिनों 4.5 साल तक क्या करती रही? अब वो जांच कराएंगे, कोई शिकायत आएगी। मेरे को ये समझ से बाहर है। और पहले कुछ जांचें भी हुई थी, शराब घोटाले की जांच हुई, यूनिवर्सिटी घोटाले की जांच हुई, और वो जांच रिपोर्ट पेंडिंग हो गई। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने कहा कि वो मुख्य सचिव को सौंप दी गई, वो फैसला करेंगे। आज तक तो उसका कोई फैसला आया नहीं। तो ये तो कोई चुनावी गिमिक है कि ताकि मतदाता इधर जो है या तो डिवीजन हो जाए या मतदाता इधर आ जाए और इधर से उधर चला जाए, कुछ ऐसी चाल है। क्या जांच करवाएंगे? और जांच थी तो वो पहले हो चुकी, और पहले कोई कार्रवाई होती। और फिर अगर ऐसा ही है तो उनकी अपनी सरकार कटघरे में, तो वो मुख्यमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को लीड कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी? सवाल ये है कि ये जवाब कहां से आया कि वो विधायक भी आरोप लगा रहे हैं। तो वो तो जो असंतुष्ट विधायक है वो तो पहले भी लगा रहे थे, वो तो विधानसभा में भी उठा देते थे, कोई नोकझोंक हो जाती थी वो वरिष्ठ विधायकों के साथ। तो मुझे तो समझ से बाहर है कि कुछ चुनावी चाल है। और क्या जांच होगी और कौन शिकायत करेगा, और वो भी लिखित में शिकायत आएगी तब करेंगे। तो आप वो अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप खुद ही जांच करवाइए ना, फिर क्या परेशानी? वो तो कोई लिखित शिकायत देगा तब जांच होगी। ये चुनावी चाल है। नेहा जी से इस पर काउंटर लेते हैं। जादौन जी, ये केवल एक चुनावी चाल है, क्योंकि आरोप तो जादौन साहब भी कह रहे हैं आरोप तो बहुत पहले से लगते आ रहे हैं, लेकिन क्या करवाया सरकार ने जांच के नाम पर? देखिए, राजौन जी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसको राजनीतिक विषय के रूप में या लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव को देखते हुए ये बातें नहीं कही गई हैं कि जब भी हमने जेजेपी के विषय में बात रखी थी, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे थे, हमने जन कल्याणकारी नीतियों पे जो भी काम किया और जिस विषय पर भी उनका ऑब्जेक्शन आया उसको हमने अंडर प्रोसेस रखा और उस पर प्रोसेस अभी भी जारी है। अगर कोई ऐसी लिखित रूप में शिकायतें हमारे पास पहुंची, चाहे वो सीएम विंडो के माध्यम से पहुंची, चाहे वो मुख्यमंत्री के पास में डायरेक्ट जो है पोस्ट से पहुंची हो, उन सब पर कार्रवाई जो है विभागों को दी गई, उस पर विश्लेषण किया गया। और जब सभी विधायकों के माध्यम से ये बातें पहुंची हैं, तो कोई भी बात भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी के बारे में भी कोई भी कंप्लेंट आएगी, चाहे वो हमारे ही नेता क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता क्यों ना हो, जब हमारी मुहिम ही यही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र में हमारी सरकार जब बनी, पिछले 10 वर्षों में पहली बार जब सरकार बनी थी, तो आपने देखा नरेंद्र मोदी जी का जो मेन मुद्दा था वो यही था कि हम कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों से जनता जो त्रस्त है उसको बचाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे और चलाएंगे।
बनाएंगे। और लगभग 10 वर्षों की सरकार हमने अब जो है चलाई है, केंद्र में भी और हरियाणा में लगभग 9.5 साल से ऊपर अब हो गया है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है और कहीं पर भी अगर कोई बात हमें ऐसा पता चलता है कि दुष्यंत जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जो भी बात लिखित तो रूप में भ्रष्टाचार हमारे मुक्त पास में आती सरकार है, कह उस पर के कार्रवाई आप अवश्य तो की जाएगी, क्लीन क्यों चिट दे नहीं रही की जानी चाहिए। आपने तो क्लीन चिट दे दी दुष्यंत को। आप तो कह रही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, तो फिर किस उस पर बात की कार्रवाई शिकायत, तो किस करेंगे बात ना। की जांच, अगर किस उसमें बात की भ्रष्टाचार कार्रवाई? निकलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आप तो दावा कर रही है ना क्या कि सरकार भी तो आपके क्या साथ ही उस थे। आप तो खुद ही कंप्लेंट पर ये कोई कह रही कार्रवाई है कि नहीं होनी भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए क्या सरकार ज्योति थी। जी? तो ये कहना कि अगर ऐसा हुआ होगा तो जांच होगी। मैंने जो बात कही उसका यही मतलब निकलता है। अच्छा, बिल्कुल जांच होगी, पड़ताल होगी, उसके बाद जो भी निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई भी होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए। चलिए किसी फिर भी से नेता के कांग्रेस प्रति पर अगर रोकते हैं। जनता ये कंप्लेंट करती है कि उन्होंने ढुल साहब को कुछ जी। कहना। ढुल साहब, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो सीएम की देखिए, ओर से और पूर्व सीएम की ओर से कहा गया है दुष्यंत चौटाला को लेकर। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अभी बहुत सारे क्या बहुत सारे नेहा जी बताएं। आपको इसी पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था, आप कर चुकी हैं। विषय बहुत सारे आए, बहुत जो सारे भी, हैं, बहुत अन्य- सारे अन्य हैं ना। प्रवक्ताओं ने विषय रखे, छोटा छोटा जवाब उनको भी देने दीजिए। आपको समय मिलेगा, अभी डिबेट का वाइंड अप नहीं हो रहा है। दूसरा, ढुल साहब से शुरू हुई थी डिबेट, इनका ही नंबर आ रहा था, लेकिन आपको मैंने बीच में टिप्पणी करने के लिए समय दिया गया। ढुल साहब, कांग्रेस की लिस्ट को लेकर ही आपसे बात करेंगे। चूंकि देखिए, चुनाव आप लोग बार बार ये कहते रहे कि अभी छठे चरण में है, समय है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार के वो गांव-गांव जा रहे हैं, बूथ-बूथ जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो क्या आपके उम्मीदवार पीछे नहीं रहेंगे कैंपेनिंग में? और उसके बाद जो कि बहुत बार हम देखते हैं गुटबाजी एक रहती है, जो कि संगठन को लेकर भी देखा। तो अगर लेट से आप लोग लिस्ट जारी करते हैं, उसके बाद गुटबाजी भी रहती है, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं होगा पार्टी को। राजनीति के अंदर जल्दी ये कुछ जो समझदार राजनेता हैं वो सब चीजों को जानते हैं। जल्दी टिकट डिक्लेयर करने से पार्टियों का हमेशा नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। राजनीति के अंदर ये एक बहुत समझदार रणनीति होती है। ये भी इसे रणनीति के रूप में लेकर के जाया जाए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। 3-3 महीने पहले टिकटें डिक्लेयर की गई हैं, उसके बाद में होता क्या है, इलेक्शन पिक होता है तो उसके बाद में चुनाव को संभालना कोई का खेल नहीं है। अभी भारतीय जनता जैसे कह रही थी कि भी टिकटें नहीं डिक्लेयर, तो आप लोग जनता को कंफ्यूज क्यों कर रही है? क्या आज आ रही लिस्ट, कल हम आ रही है, आज confuse कर शाम रहे को हैं? आ रही है, कल सुबह आ रही है? आप लोग एक मैं महीने से कंफ्यूज ये कह अब रहे बार हैं बार बार-बार। ये भी कोई 24 रणनीति अगर बता यार दीजिए ना 24 हरियाणा घंटे हमसे वासियों को। पूछा जाएगा तो हम आप क्या जवाब बता देंगे? दीजिए ना, चुनाव आप लड़ना है, बताइए ना जनता के ज्योति। बीच में रहना ये आसान नहीं है। ज्योति आप मुझे बताइए नहीं ढुल साहब, कि फिर जब आप बार-बार हमारी मीडिया को ये कह देते हैं, आप- कभी हुड्डा साहब, कभी बाबरिया, कभी उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा की आज पूछे आ रही है लिस्ट, मीडिया कल क्यों आ रही है, पूछ रहा है? आज आ रही है लिस्ट, कल आ रही है, मीडिया नवरात्रों क्यों में आ रही है। पूछ फिर रहा कह है? दीजिए ना मीडिया कि क्यों हमारी पूछ रहा है? रणनीति है और हम लेट लेकर आएंगे, हम देरी से लिस्ट जारी करेंगे। मेरे पास तो इतने गजब के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ मैंने डिबेट करी, जिन्होंने कहा कि नवरात्रों के अंदर टिकट डिक्लेयर ना करके कांग्रेस ने जो है अपमान किए देवी माँ का, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं करी थे। तो जहां तक बात इनकी है, ये इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर बात की, इन्होंने हर चीज के ऊपर बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ते, ये सबको भाजपा में शामिल करने का काम करते हैं, चाहे जनार्दन रेड्डी हो चाहे कोई भी हो। इनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको दोबारा कैबिनेट मंत्री का जो है पद देने का काम किया। ये तो ऐसे ये लोग जो है प्रवक्ताओं को बेचारा बताने का काम कर रहे हैं। इनके नेता बेचारे हैं, गाँव में बेचारे घुस नहीं पा रहे हैं, इनके वो करे इनके कार्यकर्ता बेचारे हैं जो घुस नहीं पा रहे हैं। आज सरपंच एसोसिएशन ने सारे हरियाणा के अंदर बाइकआउट किया, बेचारे ये लोग हैं। ये होते कौन है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बेचारा कहने वाले। इनको किसने हक दिया ऐसा? जूते इनके लग रहे गांव में, बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए। आप कौन? सुनिए, 300 के आसपास टिकटें पूरे भारत के अंदर डिक्लेयर कर रखी है कांग्रेस ने। क्या उसको क्या कहेंगे? सुनिए, नहीं सुनिए, 300 के आसपास टिकटें 300 के आसपास टिकटें कांग्रेस अभी तक डिक्लेयर कर चुकी है। जितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने वाली है कांग्रेस, जो कि ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। बीच में वो करेंगे, इंटरप्ट करेंगे। पूरे भारत की ये बात कर रही है, कह रही मैं हरियाणा की बात नहीं करें, पूरे भारत की बात करें। पूरे भारत में तो कांग्रेस ने 300 से ऊपर डिक्लेयर कर दी। आपको क्या समस्या है हरियाणा से? हम अपने शेड्यूल के हिसाब से करेंगे। डिबेट के दौरान हमारी अभी पंजाब की टिकटें आई है, बिहार की टिकटें आई है, ऐसे किसी न किसी से हरियाणा की भी आ जाएंगी। लेके थोड़ी ना बैठनी, डिक्लेयर तो होंगी। आपको क्या समस्या? आप जाकर के जनता से माफी मांगिए जिनको आपने प्रताड़ित किया है। हमारी चिंता छोड़िए।
नहीं, ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी चिंता कर रही, जनता भी तो जानना चाहती है ना कि उम्मीदवार कौन होगा। इसमें ये नहीं कि केवल बीजेपी इंतजार कर रही है, जनता को और इन्हें तो उम्मीदवार आरोप मिलेंगे ये लग रही तो है, ये लगा रही है आरोप कि आप लोगों ने खुला मैदान छोड़ दिया बीजेपी के सामने, जो बीजेपी बार बार भी कह रही है कि हम अकेले ही मैदान में हैं, सामने कोई है ही नहीं। ये अकेले मैदान में घूम रहे हैं, घूम करके गिर जाएंगे, जूते भी नीचे लग रहे हैं, हमारी टिकटें आएंगी इतने इनके जूते वगैरह लग जाएंगे, ढंग से इनको पता लग जाएगा जनता ने इनको कितना, इन्होंने जनता को कितना परेशान किया है। नहीं, आज इस इनको पर अच्छी तरह से अपने आते दाल का भाव इनको अच्छे से पता लगने वाला है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बात सोचनी चाहिए कि आज जो रिजेक्टेड लोग हैं, जिनको जनता ने रिजेक्ट किया, वो तो इंडी गठबंधन में उनका समर्थन कांग्रेस ले रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही। इंडिया गठबंधन में जिन रिजेक्टेड लोगों का आज गठबंधन हुआ है, साथ लिया है, वो कांग्रेस ने लिया है। चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये सब मिलकर क्यों बैठे हैं? कांग्रेस के लोग जो हैं वो आज दूसरे लोगों का समर्थन क्यों ले रहे हैं? और दूसरी बात, जनता ने रिजेक्ट कांग्रेस को किया था पिछले 10 वर्षों में। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस की सरकार थी, कांग्रेस घर बैठी हुई थी, तो जनता ने रिजेक्ट आपको किया है, जनता को परेशान आपने किया था, इसीलिए जनता ने आपका समर्थन नहीं दिया। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे थे, कांग्रेस का तो जो घोषणा पत्र है उसमें ही उनके भ्रष्टाचारों की नीतियां दिखती हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में ये मेंशन किया गया है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो किसके पास कितनी संपत्ति है, इसके ब्यौरे के साथ साथ हमारी बहनों के पास कितना सोना और कितना चांदी है, हम तो उसका भी ब्यौरा लेंगे, उसको भी हम पेपर पर नोट डाउन करेंगे। क्या आज किसी महिला के पास उसके सुहाग की निशानी है, कान के झुमके हैं, मांग का मंगलसूत्र है और अगर कर्णफूल है, इसका भी ब्यौरा आप लेंगे क्या? क्या सुहाग की निशानियों का भी ब्यौरा आप लेंगे और उसको भी लूटने का काम करेंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी स्टेटमेंट के अंदर भाजपा क्या ले रही है, इनको बताएं। जब कांग्रेस राष्ट्र में आई, जब प्रॉपर्टी स्टेटमेंट के अंदर भाजपा क्या ले रही है? संसाधनों को लूटने का काम किया आपने, राजस्थान के संसाधनों को लूटा। जब आप मध्य प्रदेश में आए, आपने मध्य प्रदेश के संसाधनों को लूटा। आपने हर जगह के संसाधनों को लूटने के बाद, अब लोगों की जेब को कतरने का काम करने के बाद, अब माताओं बहनों के सुहाग को भी ना छोड़ने की बात कर दी कि आप उनके पास जो सुहाग की निशानी सोना और चांदी है उसको भी लूट कर लेकर दूसरों के घर भरेंगे। एक छोटी सी बात ज्योति जी, आप देखिए कि साउथ इंडिया को लेकर पूरे भारत देश में ऐसे कितने मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, जिनका जो खाता है वो गवर्नमेंट के पास में है। इन्होंने तो ऐसी नीतियां बनाई कि मंदिरों के पैसा को लूटने का काम किया और उनको अल्पसंख्यकों के घर भरने का काम किया। इन्होंने तो हिंदुओं के मंदिर को नहीं छोड़ा। अब इनकी नजर अब माताओं बहनों की सुहाग की निशानियों पर है, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं के ऊपर है। ये कह रही, इन्होंने कहा कि किसको छोड़ेंगे, किसको ये कह रहे थे कि आपके उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, जो कि बार बार ही कहा जा रहा है। आप कह रही रोजाना ही डिबेट में उठ रहा है मुद्दा। पिछले जवाब में भी कहा था इन्होंने, एक बार फिर से कह दिया कि पहले उतारकर भी बीजेपी के लिए क्या बहुत अच्छा हो गया। जहाँ जा रहे हैं एंट्री नहीं हो रही है, जहाँ जा रहे हैं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं नारेबाजी हो रही है, तो ये तो बार कहा जा रहा है। रेड्डी साहब, जब एसवाइएल को लेकर आप आम आदमी पार्टी से सवाल सुनिए, नेहा जी अभी सुनिए, आप काफी समय ले चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल हालांकि पहले भी समर्थन रहा आप लोगों को हरियाणा में, लेकिन एसवाइएल का पानी हरियाणा को मिले, इसके खिलाफ तो शिरोमणि अकाली दल भी है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा ज्योति जी आपने। जिस टाइम शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में शासन हुआ करता था, हरियाणा में नेहलो सरकार थी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, उस टाइम जरा उस बात को याद कीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसके सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट में केस डालने वाले, उसको मजबूती से उसकी पैरवी करने वाली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समय में फैसला हुआ 2004 में, हरियाणा के हक में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेशित किया सरकारों को ये जो है ना एसवाइएल का निर्माण करवाया जाए, हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार भाजपा ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब की सरकार ने जो है ना टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट का किया, उसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मजबूती से मैंने तो शिरोमणि अकाली दल को लेकर पूछा, एसवाइएल को लेकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा हरियाणा जानता है, सभी पैनलिस्ट भी जानते हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का क्या स्टैंड है आप लोग भी जानते हैं ना। तो फिर आप आम आदमी पार्टी के स्टैंड को लेकर आप कह रहे हैं कि वो हरियाणा के खिलाफ है, तो वो लोग भी तो खिलाफ है।
हाँ, नहीं, हम खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ नहीं थे। हमने 2016 कानून में की बात फिर जब कर प्रेसिडेंशियल डिफेंस का डिसीजन फिर हमने वो किया, मजबूती से इसको उठाया। दूसरी बात जो थी जी, चलो अभी मैं और कहना चाहूंगा, मेरी बारी आई है। अभी जांच करवाने का एक मुद्दा उठा हुआ था थोड़ी देर पहले कि जांच करवाई जाएगी। नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये 4.5 साल तक इन्होंने इकट्ठा शासन किया और अनेकों शिकायतें हुई, सीएम विंडो में भी अनेकों शिकायतें हुई और सरकार बार बार कहती रही कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से सरकार चला रहे, करप्शन जीरो है और भ्रष्टाचार जीरो है। तो आज ये क्यों इस बात को कह रहे कि हम जांच करवाएंगे? इसका मतलब इनकी छतरी के नीचे ही सब कुछ करवाया जा रहा था और सरकार उसकी बराबर की भागीदार है। अब वो अलग चले गए तो वो जांच की बात करते। निसंदेह मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि ये जादौन जी ने जो कहा, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। ये एक चुनावी स्टंट है ताकि वोटों का बंटवारा रहे और वो लोग ये ना समझें कि ये अंदर खाने मिले हुए हैं। अगर ऐसी जांच ही करवानी थी तो पहले सरकार कहां चली गई थी? मनोहर लाल जी ने क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेने का काम किया? एमपी सिंह चौटाला ने बार बार ये मांग की कि जो आपने एसआईटी की रिपोर्ट तैयार करवाई है, कम से कम उस रिपोर्ट को तो सदन पर रखने का काम करो, पटल पर रखने का काम करो। उस रिपोर्ट को भी दबाने का काम किया गया। ये भी नहीं बताया कि रिपोर्ट क्या आई है, सही आई है कि गलत आई है। तो ये सरकार की मिलीभगत है और जनता को भ्रम में डालने के लिए ऐसे बयानबाजी की जा रही है। ये एक ही पल्लू के, एक ही थैली के जो है ना, दोनों मतलब मिले हुए हैं और मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जनता को दिखावे के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर ये चुनाव कोई लड़ रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल ही स्वाभिमान के साथ लड़ रही है, अपने खुद के कैंडिडेट, खुद का इलेक्शन और खुद का एजेंडा। दूसरी बात ये कहते हैं, अभी कह रहे थे कि जो घोषणा पत्र में ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ठीक कहा हमारी बहन नेहा जी ने, लेकिन आपके जो 10 साल से शासन कर रहे हो आपने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें आप क्या लेकर के आए हो? आपने कहा हम देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। 10 साल में तो आप बदल नहीं पाए और बदली भी तो कौन सी बदली? हिंदुस्तान को बेरोजगारी में ला करके खड़ा कर दिया। 140 करोड़ में से 80 करोड़ को गरीब बनाने का काम कर दिया। हरियाणा प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 86 लाख है, जिसमें से 1 करोड़ 83 लाख को आप बीपीएल का राशन दे रहे हो। आपने भिखारी बनाने का काम किया प्रदेश को, उनको रोजगार नहीं दिए। रोजगार में नंबर 1 आ गया, बेरोजगारी में, और गरीबी में नंबर 1 आ गया, गरीबी में भी नंबर 1 आ गया। आप 65% लोगों को फ्री का राशन खिला रहे हो। मैडम, हमारे यहाँ कहते हैं किसी को भोजन मत खिलाओ, भोजन बनाना और कमाना सिखाना चाहिए। उनको बनाना सिखाना चाहिए, कमाना सिखाना चाहिए, कमाने का रोजगार देना चाहिए। आपने आप ऐसे इस तरह के राशन दे करके आप इसको विकास का नाम देते हो। आप बोलते हो कि हमने दशा बदल दी, हरियाणा प्रदेश की बदल दी, आपने दशा बदल दी। आपने इसको बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, गरीबी में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, अनसेफ, मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन। ये आपके सरकार के द्वारा दिए गए रिकॉर्ड है नेहा जी, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपके मुख्यमंत्री के द्वारा दिए हुए की बात पूरी नहीं हो पाई थी पिछली बार। किसी भी डाटा को इंटरप्रिटेशन करने का तरीका होता है। आप किसी और ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम किसी और ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, जनता किसी और ढंग से इंटरप्रेट करती है। आप नैरेटिव सेट करने के लिए इसका इंटरप्रिटेशन ये केवल हरियाणा, मैं केवल हरियाणा की बात करती हूँ। जब हरियाणा का मुद्दा है, हरियाणा के चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। सुखबीर तंवर जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, बोलिए आप। देखिए ज्योति जी, समस्त हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, ये आपसे और हरियाणा प्रदेश की जनता से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में जो प्रत्याशी ये लाए हैं, उसके बारे में 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा था कि एक अलमारी में कोयला चोरी का भी पैसा रखा हुआ है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं जिस प्रकार से सभी प्रवक्ताओं ने सभी तरह की बात करी, मुझे आशा है कि आप नहीं टोकेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जिस प्रकार से वित्त मंत्री, आज की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने कहा, प्रकला प्रभाकर साहब जो स्वयं में विश्व के सबसे बड़े तो नहीं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, कि ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, ऊपर से नीचे तक। क्या बोलना नहीं चाहिए? इसके अलावा और प्रवक्ताओं ने बात करी,
भाई 140 करोड़ की जनता हम मान रहे हैं, 80 करोड़ को आप 5 किलो पे सीमित कर रहे हैं। ये कौन सा कैसा आपका शासन है 10 साल में? ये बहुत सोचने की बात है। रोजगार के विषय में निश्चित तौर पे 10 वर्ष पहले जिस प्रकार का वायदा किया गया था मोदी जी के द्वारा कि भाई हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ तो छोड़िए 2 लाख नहीं दे पाए, और बार बार जिस प्रकार का पूरे देश में अग्निवीर का प्रमुख मुद्दा हो गया है, और प्रथम चरण के चुनाव में जिस प्रकार से अग्निवीर के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो वोटिंग हुई है, निश्चित तौर पर आंख खोलने वाली है। और कृषि में जिस प्रकार से आज भी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे किसानों का इतनी सैकड़ों ट्रेनें हैं, जो भी इनकी आंखें तो खुलती नहीं है। और मैं इसमें जोड़ दूं, वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन के अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम गारंटी कानून बनाएंगे, कहा है? कुछ भी नहीं है। और सार्वजनिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग भी जिस प्रकार से वो अभी विषय आ रहा है। और मातृशक्ति की भी बात करें, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मैं तो बोला नहीं हूँ और इस बात की जनता भी नहीं बोली है। जिस प्रकार से जब नोटबंदी की गई थी, किस प्रकार से मातृशक्ति के साथ जो 1000, 2000, 5000 रुपए भी थे, वो भी किस प्रकार से मोदी जी ने निकालने का प्रयास किया था। इसके अलावा अंत में कहना ये चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन ने हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को और वर्तमान में कुरुक्षेत्र से जो प्रत्याशी है नवीन जिंदल को साफ किया है, ये सफाई हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। और आने वाले समय का जो हरियाणा प्रदेश की जनता इनको आखिरी कमेंट में लूंगी आपसे, कंवर जी भी रुके आप। जादून साहब, बीजेपी दावा कर रही 10 की 10 सीटें जीतने का, क्या कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद समीकरण बदलेंगे हरियाणा में? क्योंकि पिछली बार भी मुकाबला दोनों ही दलों में था। नहीं, देखिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है, लेकिन अभी कांग्रेस के कैंडिडेट तो आने दीजिए, उनका पर्दा तो उठने दीजिए। तो कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि 29 अप्रैल से पहले हम लिस्ट जारी कर देंगे और मंथन चल रहा है। लेकिन वो मंथन तो क्या चल रहा है, कांग्रेस की लिस्ट तो अब तक गुटबाजी नहीं फंसी। कोई अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना चाहता है, कोई अपना दूसरा ग्रुप जो है वो अपने कैंडिडेट को दिलाना चाहता है। वैसे बात तो उठाई जा रही है कि कांग्रेस के नेता भयभीत हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहते, टिकट एक दूसरे को देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है, गुटबाजी की वजह से ये सूची फाइनल नहीं हो पा रही। किस सीट से किसको दिया जाना चाहिए, 2 प्रमुख गुट हैं यहाँ हरियाणा में, हरियाणा कांग्रेस में, दोनों अपने अपने चहेतों को, अपने ग्रुप के जो लीडर हैं उनको टिकट दिलाना चाहते हैं और इसी खींचतान में वो लिस्ट फंसी हुई है। तो अब देखते हैं 29 अप्रैल से पहले, अब उन्होंने एक मिनट और दे दी। पहले तो मार्च में कहा जा रहा था कि 1-2 अप्रैल तक आ जाएगी, फिर वो बढ़ते 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 अप्रैल का लास्ट टाइम आने वाला है। तो अब देखते हैं कि 29 अप्रैल से पहले कौन सी लिस्ट आती है। तो जब कांग्रेस प्रत्याशी आएंगे, उनको देखने के बाद ही फैसला ठीक से हो पाएगा कि मुकाबला किस तरह का रहने वाला है। अभी तो किसान भी नाराज है, वो कह दिया जाता है कि वो किसान भी अन्य दलों के लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो और जो किसान संगठन भी बोल रहे हैं तो वो तो कहते कि ये किसान हमारे नहीं, वो तो अपना पक्ष रखते ना कि ये तो अन्य दलों के लोग हैं जो किसानों की किसान, ये राजनीतिक दलों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं और जेजेपी के नेताओं का भी विरोध हो रहा है। तो किसान आंदोलन के दौरान इनकी जो भी भूमिका रही और जिस तरह की निष्क्रियता रही, तो उससे किसान नाराज है, वो अपने तरीके से विरोध कर रहा है और हो सकता है कि मतदान पर भी उससे फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट आने के बाद किस तरह के मुकाबले तय। ढोल साहब, एक तो देखिए बार बार ये बात आ रही कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव से बच रहे हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहते, चुनाव से डर रहे हैं। दूसरा, विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव की टिकटों में हुड्डा गुट और एसआरके गुट की वर्चस्व की लड़ाई भी है कि किसकी कितनी चलती अपने अपने खेमे के नेताओं को टिकट दिलवाने में। देखिए ज्योति, जहाँ तक बात बड़े नेताओं की बात है, टिकट डिक्लेयर होने के बाद पता लग जाएगा कि कांग्रेस के कौन कौन से बड़े नेता जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिक्कत इनकी यही है कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव गढ़ने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। नहीं, बयान भी तो है ना, भूपेंद्र हुड्डा देखिए ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो उनके सुपुत्र बड़े नहीं है क्या? सैलजा ये कह रही है। सुनिए ज्योति, उनके सुपुत्र बड़े नहीं है क्या? लड़े थे ना, 4 बार के एमपी, 4 बार के एमपी, 4 बार के एमपी ज्योति, 4 बार के एमपी कॉन्टिन्यूस 2005 से पिछले 18 साल से जो व्यक्ति सांसद है, आप उनको बड़ा नेता नहीं मानते? नहीं, ये देखिए पिछली बार भी तो लड़ा था ना, तो 3 बार लड़ रहे हैं तो पिता नहीं लड़ेंगे। अब आपको किसने कहा? ये आपके पास कौन सी आधिकारिक सूचना है कि शैलजा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? शैलजा के बयान नहीं, देखिए मैं कोई हवाई बात नहीं करती, आप जानते हैं
शैलजा है कि उन्होंने कब कहा है कि चुनाव नहीं कह लड़ेंगी वो? चुकी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। हाईकमान लड़ेंगी अगर ना। कहेगा तो लोकसभा लड़ किसने कहा है वो नहीं लेंगी। तो लड़ेंगी? बात इच्छा की है, बात तो उन्होंने दिलचस्पी ये की है कब कि कहा है? उनकी उन्होंने ये दिलचस्पी कब है कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव चुनाव नहीं लड़ना लड़ने की इस चाहिए? बार। और शैलजा अजय जी यादव का भी कह ज्योति चुके हैं कि वो यदि कोई नाम आ दावेदारी गया, नहीं करे, हाईकमान यदि कहेगा तो लड़ शैलजा लेंगे। जी का नाम आ गया उनका ज्योति फर्क जी तो होता लिस्ट के होगा ना। अंदर, तो क्या ये नैरेटिव खराब नहीं होगा? नहीं, लिस्ट में नाम जो आना फर्जी नहीं आना नैरेटिव उसको गढ़ा तो गया। बात ही नहीं है ना। वो आप तो आपके बताइए, नेता बयान दे रहे हैं, आप उस पर तो मुझे चर्चा ये होगी ना बताइए दूसरा। कि आपके नेताओं आपने को रोकी किस बयान देने आधार से। पर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं? किस आधार पे कह रहे हैं आपने बयान आप नहीं ये सुना कि क्या? वो चुनाव नहीं लड़ना? आपने जो सुनाइए आप जो मुझे। बात कही कि वो उन्होंने ये विधानसभा कब का कहा कि वो चुनाव चुनाव लड़ना नहीं लड़ना चाहती हैं, चाहते? वो नहीं नहीं, विधानसभा का लड़ना चाहती हैं। लोग तो मैं अगर हाईकमान कहेगा तो विधानसभा लड़ मैं भी लेंगी। लड़ना तो फर्क चाहता तो हूँ। है ना इसमें डुल साहब। विधानसभा चुनाव फर्क है कि लड़ना नहीं चाहती है? है, इसमें ये कहाँ लिखा है कि रविंद्र सिंह डुल लोकसभा जी, चुनाव फर्क नहीं है कि लड़ना नहीं चाह है रही? इसमें कि उनकी इच्छा विधानसभा लड़ने की है, हाईकमान कहेगा तो लोकसभा लड़ तो लेंगी। विधानसभा और बहुत चुनाव प्रबल लड़ने वाला संभावना है कि वो व्यक्ति लड़ेंगी। लोकसभा नहीं लड़ेगा, ये किसने कहा है? अगर हाईकमान कहेगा तो लड़ लेंगे, इसमें अंतर नहीं है तो क्या? आप दिक्कत क्या जानते है नहीं है उसमें? क्या? दर्शक तो समझते हैं, दिक्कत सुन क्या है रहे हैं, उसमें? शैलजा की बाइट भी सुन चुके क्या हैं। ये अनुशासित पार्टी के अंदर किसी अनुशासित नेता का ये बयान नहीं होना चाहिए जो उन्होंने ये बयान दिया है? नहीं, अपनी दिलचस्पी की बात है ना कि वो क्या चाह रही हूँ, खुद चाह रही विधानसभा उनकी लड़ना, दिलचस्पी हाईकमान 4 कहेगा तो बार लोकसभा की भी लड़ MP है वो। लेंगी। 4 बार और की बहुत MP है संभव है वो। कि वो लोकसभा 2 लड़ बार भी रही है। दो बार अजय यादव ये कह रहे हैं कि वो लोकसभा हालांकि लड़ेंगी। नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो दावेदारी नहीं लड़ेंगी कर रहे, भी, हाईकमान वो कहेगा तो जीतेंगी लड़ लेंगे। भी। हुड्डा साहब भी लड़ेंगी, कह रहे हो चुनाव जीतेंगी भी, लड़वाएंगे आप इस बार। क्या पिछली करें? बार दोनों ने चुनाव लड़ा, इसका नुकसान देखिए, हुआ है। ये नहीं नहीं, आप अपने ही नेताओं अपने जो नेताओं के बयान है उनको नहीं उनको आप खारिज नहीं कर सकते। अपने नेताओं के बयानों का आप बचाव कर सकते हैं। चिंता ना करें। नहीं, हम क्यों नहीं, कोई चिंता नहीं कर रहा। जो बयान है पब्लिक डोमेन में जो सुन चुके हैं। मुझे बयान सुनाइए पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा वो लोकसभा नहीं लड़ना चाहती। क्या बात कर रहे हैं आप? जब ये कह दिया गया है कि हाईकमान सुनाइए कहेगा आप तो मुझे। लड़ लेंगे, नहीं, आप हाईकमान ये कहेगा तो सुनाइए लड़ कि लेंगे, लोकसभा नहीं चुनना लड़ना चाहती। हाईकमान कहेगा तो लड़ लेंगे, विधानसभा लड़ना चाहते हैं आप। नहीं, आपने ये कहा है आप कि बातों को कांग्रेस तोड़ के मरोड़ बड़े रहे हैं। नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप वो बयान सुनाइए। कमाल कर रहे हैं आप। हुड्डा साहब कह चुके हैं नहीं लड़ेंगे, हुड्डा साहब कह तो चुके हुड्डा हैं। साहब और दीपेंद्र में फर्क है क्या? पिछली बार लड़ा था क्या? पिछली बार दोनों ने नहीं आप लड़ा था क्या? बताइए कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र में फर्क क्या है बात क्या? पकड़ 20 कर साल बैठ के गए बाद हैं? उन्होंने शैलजा चुनाव लड़ा विधानसभा था पिछली लड़ने में बारी। दिलचस्पी जता रही है। पिछला चुनाव अजय उन्होंने यादव कह 2000 चुके हैं हाईकमान कहेगा तो लड़ लेंगे। तो यहाँ तो हाईकमान ही लड़वा रहे हैं ना, एक तो अपना पिछला इंटरेस्ट। चुनाव उन्होंने 2000 में लड़ा था ज्योति। 2000 के बाद 20 साल के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था। समझिए इस बात को हुड्डा साहब ने। और दीपेंद्र जी पिछले 17 साल से सांसद है। आप उन्हें बड़ा नेता नहीं समझ रहे, मेरे को तो बड़ी हैरानी की बात हो रही है। और मैं 2004 का हुड्डा साहब सांसद के बाद बाय इलेक्शन लड़कर ही सीएम बने थे। आपको याद होगा उन्होंने कब लड़ा था। किसी के मुंह में शब्द नहीं आप बिल्कुल भी डाल सकती हैं, इस बात को अब समझिए। मुझे नहीं पता आप क्यों बहस कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं। जो आपके नेताओं के बयान मुझे है नहीं उन पर पता आप कि लड़ेंगे क्या उन्होंने मुझसे? जो शैलजा जी ने कहा ही आपके नहीं। नेताओं ने जो तो बयान दिए, मैं तो जो कहा है वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ आपको, उस पर बहस कर रहे हैं अब्दुल साहब। आप बहस कर रहे हैं आपके नेताओं के बयानों पर। जब शैलजा जी ने कहा ही नहीं अगर वो कुछ भी लोकसभा नहीं गलत कहा चुनाव वो लड़ना बात है चाहते ना, हैं, तो इनको झूठा नहीं, नैरेटिव क्यों आप बना रहे रुकिए हैं? अभी। कोई झूठे बयान की बात ही नहीं है। जो वर्ड टू वर्ड कहा गया झूठा है वो नैरेटिव बता है रहे ये। हैं। नहीं, ये जो आप बयान टिकट दिए देख हैं उन पर लीजिएगा, नहीं, आप आप उनको चुनाव खारिज देख कर ही नहीं लीजिएगा। सकते। आप उनको खारिज आप नहीं कर टिकट देख लीजिएगा, आप चुनाव तो देख लीजिएगा। इनकार कौन कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं बहुत संभव है कि वो चुनाव लड़ेंगे। आप फालतू में बहस कर रहे हैं। आप किस बात पे बहस कर रहे हैं? तो आप क्यों मेरे से बहस कर रहे हैं इस बारे में, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके नेताओं के बयानों का हवाला ना दूं क्या? आप बताएंगे अब। ज्योति जी झूठा बयान आप आप कहेंगे मुंह में थोप झूठा रहे हैं बयान उनके कोई मुंह नहीं दे पे। रहा है। झूठे वर्ड टू वर्ड कहा जा रहा है। मुंह पे बयान थोप रहे वर्ड हैं टू आप। वर्ड कहा जा रहा है। उन्होंने ऐसा झूठा कभी नहीं कहा। रुकिए आप। झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, जो कहा गया वो सबके सामने है। दिखाइए मुझे अब क्या? दिखाइए। नहीं, मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। मुझसे नहीं, मुझसे बहस मत कीजिए आप। तो मैं भी आपसे बहस करने के तो लिए ठीक नहीं है, बैठा आप हूँ। शांत हो जाइए, Don't try to create a आप fake शांत हो narrative। जाइए, नहीं बैठे हैं तो। जी नया धवन जी, आपका आखिरी कमेंट। और जो कहा गया है वो मैं बता रही हूँ, एक शब्द भी मैं इधर उधर नहीं करती हूँ, आप जानते हैं। हाईकमान कहेगा तो लड़ लेंगे, और लड़ भी रही है जहां तक है। लेकिन खुद की इच्छा की बात कर रहे हैं ना, कि खुद कौन अपनी इच्छा से लड़ रहा है, उसकी बात हो रही है। आप भी जानते हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं। नया जी, आप बोलिए। 6 मार्च 2024 की ये खबर है, पता नहीं स्क्रीन में आपको दिख रही है कि नहीं, जिस पर ये एक आधिकारिक वेबसाइट पर ये खबर है कि शैलजा जी राज्य का चुनाव लड़ना चाहती हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। 6 मार्च 2024 की ये खबर कई बार कह चुके हैं। ठीक है, तो दूसरे मैं आप भी कहूंगी जानते हैं, कांग्रेस लेकिन के प्रवक्ता बोलना है जाकर इनको, गूगल कर ठीक ले। है। बहुत सारी अखबारों के अरे रिपोर्ट मुझे सामने ये आ बताइए गई। ना, उन्होंने कब कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहते बहुत थे?
हमारे नेरेटिव आप कर रही है, अखबार की खबर आ जाएगी आपके फिर पास। से फेक नेरेटिव करा जा रहा है। मैं दावा कर रहा हूँ डिबेट के अंदर एक भी आप बयान दिखाइए उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जबरदस्ती ट्राइंग टू क्रिएट ए फेक नेरेटिव हियर। आप
आप उनके बयान में दिखाइए उन्होंने कब कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। वाई आर यू ट्राइंग टू क्रिएट अ फेक नैरेटिव हियर? कही थी मैं आप हुडा साहब को दीपेंद्र जी अलग करने का काम कर रही हैं, दीपेंद्र जी को छोटा नेता बताने का काम कर रही है अभी डिबेट के अंदर। एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फेक नैरेटिव। मैं उसको तो भी नहीं दूंगा। अरे भाई साहब कमाल की वजह से चलिए दर्शक समझ रहे हैं जो आप कह रहे हो, जो हम कह रहे हैं दर्शक जानते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा को कोई छोटा नेता नहीं बता रहे हैं यहाँ दर्शक पर। जानते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को किसी ने छोटा नेता नहीं बताया। नैरेटिव करा जा ठीक रहा है, है। दीपेंद्र हुड्डा को हमारे किसी बड़े ने नहीं नेता कहा कि चुनाव छोटा नेता है, लड़ेंगे और लेकिन आपके जीतेंगे। नेताओं को बयान देने से पहले आपको इतना ही ये गुस्सा आता है तो काम उन्हें कह दिया कीजिए। हमारे बना दें नेता ने बयान। कोई ऐसा बयान नहीं दिया। मैं नहीं, जो बयान दिया है हम उस पर आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इधर उधर उन्होंने घुमा रहे कभी हैं। नहीं कहा लोकसभा नहीं, चुनाव नहीं, नहीं लड़ना चाहती है वो। कमाल कर रहे हैं आप। सुखबीर तौर क्या बोले? देखिए ज्योति जी, राष्ट्र और हरियाणा प्रदेश विगत में जिस प्रकार से अन्नदाता का दमन हुआ, 750 किसानों की मौत हुई, कोविड में कुप्रबंधन और रास्ते में महिलाओं का प्रसव हुआ, दूध मुहे बच्चे 800 से 1000 और 1400 किलोमीटर तक चले और पुलवामा में चलिए आगे सवेरी चर्चा के लिए और मिजोरम में मातृशक्ति का अपमान और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बलात्कारियों का संरक्षण जवाब देगा। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की। बीजेपी दावा कर रही सभी 10 सीटें जीतने का, कांग्रेस की लिस्ट का अभी इंतजार के तमाम दलों के अपने अपने जीत के दावेंगे। लेकिन चुनाव करीब आते आते क्या कुछ सियासी समीकरण बनते हैं ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।